હવે આપ વેદ વ્યાસનું સમાચાર સુનો. પછી હેડલાઇન્સ બોલતા, પછી કહેતા હવે સુનો વિગતવાર સમાચાર. 1973 में शुरू हुआ राजस्थानी बुलेटिन. अच्छा. पहला बुलेटिन मैं ही छोड़ियो कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है. क्या बात. हम राजनीति के पिछलग्गू नहीं हैं, हम उनके गुलाम नहीं हैं. अगर हम सच नहीं बोलते तो हम लेखक नहीं हैं. और वो किताब मेरी जो छपी अब नहीं तो कब बोलोगे, उसमें मेरे निबंध हैं इस तरह के. भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे बड़ी कोई महाकविता हो ही नहीं सकती. महाकाव्य है वो 10 लाइन का. संता बंधुत्व ये सारी चीज़ों से जिका ने सिर्फ थे सुनता आज पॉडकास्ट विद विनोद स्वामी में बने थे देखने लाग रहे हो, तो आप स्वागत है साहब. नमस्कार. शरीर है पर दिल और दिमाग मारो सचेतन है. अब शरीर कोई गर्व गुमान नहीं कर सका. बिल्कुल बिल्कुल. दिल और दिमाग जिंदा है तो थानों बात करना मन हो गया. आज हिम्मत मारी थे. कुल 25 किताबें छपी है. अच्छा. और इनमें हिंदी भी है 8-10 किताबें, और हिंदी राजस्थानी भी है. जड़ो समय हो जो प्रकाशन होया छपा ली, खुद ही छपावा, खुद ही बांटा, खुद ही खबर छप लगा दा. अकादमी रा भी आप 3 बार अध्यक्ष रहा. साहित्य मनीषी सर्वोच्च सम्मान भी आपने मिलो. मैं राजस्थानी में बात करूं, हिंदी राजस्थानी दोनों में आप बात करना सहजता से, जैसे आपको ठीक लगे. जी. हमारी कहानी बहुत विचित्र है. हमारा पिताजी है मेवात रहा. गढ़ी सवेराम गांव है अलवर जिला में. हमारी माँ ही भरतपुर जिला से भुसावर ब्रज क्षेत्र. अच्छा. रोजी रोटी के वास्ते मैं गांव छोड़ने मीरपुर खास सिंध गया जब पाकिस्तान बनियो नहीं हो. हाँ, भी बाजी तो भारत. तो उठे मारो जन्म हुयो मीरपुर खास में. अच्छा. और 4 साल की मारी उम्र ही के हिंदुस्तान पाकिस्तान रो बंटवारो और विभाजन और हिंदू मुस्लिम दंगा ऐसा सब चालू हो गया. तो हमारा परिवार है वो जान बचाने किसी तरह से बाड़मेर आ गया. और उठे लाखों लोग आया उठू भागने. छोटे एक फुटबॉल रो मैदान हो उठे तंबू लाग गया. शरणार्थी शिविर 1 साल उठे रहा. પછી हमारा परिवार ने रेलवे शरणार्थी मानव लूणी जंक्शन स्टेशन है उठे एक ठेलो दियो मिठाई रो नमकीन रो चाय रो कि आप गुजर बसर करो. और उठे ही हमारी पहली पाठशाला राजकीय प्राथमिक विद्यालय लूणी जंक्शन. अच्छा. उठू हमारी पढ़ाई शुरू हुई. हमारे घर में कोई राजस्थानी नहीं जाने, बोले नहीं. मैंने राजस्थानी की विरासत लूणी जंक्शन में मिली. क्या बात. क्योंकि उठे जो तुर मारवाड़ रो वातावरण मारवाड़ी रो उठे में मारे में संस्कार आ गया मारवाड़ी रहा. और मैं 10वीं पास करने जयपुर आयो 1962 में. और 8वीं पास करने जोधपुर गए पर उठा 10वीं पास करी. 10वीं पास करने बजे हमारा घरवाला के भाई तू तो नेतागिरी करे कि पढ़ाई तो करे बने. हमारा बहन जी के साथ मैंने रवाना कर दी जो कि जयपुर ले जाओ. फिर मैंने जयपुर लिया है.
मैंने पूछो कहीं करने का तो कहीं कर सके, तो मैं कि मैं आकाशवाणी में नौकरी करनी चाहूँ। क्यों गांव में 2-4 रेडियो हाँ जब सुनता लोग तो मैंने ताजुब होता, कौन बोले कठों बोले किकर बोले यार, एक सपन हो सब। तो 2 साल की भाग दौड़ बाद में 5 रुपया रोज में आकाशवाणी में प्रवेश मिल गया मैंने, कैजुअल आर्टिस्ट। जयपुर 5 दिन काम मिलता, 10 दिन छुट्टी हो जाती, 5 दिन काम मिलता। पर मैं मेहनत करी, कोई काम मैंने बताता, मैं दौड़ न करता और बोल तो नहीं, बस सुन तो सबने। 10 साल ताई गूंगा बेरा रेडियो में काम करिए और પછી एक पोस्ट निकली स्क्रिप्ट राइटर की, उनमें मारो सिलेक्शन हुआ और मानी कैटेगरी ही स्टाफ आर्टिस्ट आकाशवाणी कलाकार। माने 3 कैटेगरी है, आकाशवाणी कलाकार जिसको परफॉर्म करे माइक मत बोले, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरी है इंजीनियरिंग। तो उन टाइम आर्टिस्ट कैटेगरी में हिंदुस्तान रा बढ़िया से बढ़िया संगीतकार, बढ़िया से बढ़िया नाटककार, बढ़िया से बढ़िया लेखक, वैसा 5 रुपया रोज में अनुबंध माते कॉन्ट्रैक्ट माते काम करता आकाशवाणी पर। तो मैं उन परंपरा से जुड़ गया। मैं नाम बताऊं, जो शंकर कुरुप यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलियो मलयालम में, बहुत बड़ा नाम है। सच्चिदानंद बादशाह नग्गे, अमृता प्रीतम, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, भवानी प्रसाद मिश्र, फणीश्वरनाथ रेणु जड़ा लोग, इलाचंद्र जोशी जड़ा लोग, उन टाइम उन कलाकार वर्ग में काम करता और माने 5 रुपये मिलता। तो माना अपमान बहुत होता, माने की धारता ही घनी लोग। तो माने कलाकारी ट्रांसफर कर दी, तो माने बहुत बुरा गया। उन्हें विरोध में 5 जना मिले यूनियन बना ली। अच्छा, आकाशवाणी कलाकार संघ। पहली बात। और जिंदाबाद मुर्दाबाद चालू हो गया। धीरे 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 वो आकाशवाणी कलाकार ऑल इंडिया बॉडी में कन्वर्ट हो गया। और मैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 35 साल मुकदमा लड़ियो। पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ने सरकार लागू नहीं करे कि हमारे पास बजट नहीं है, कोई न कोई बहाना बना ले। उन टाइम सूचना प्रसारण मंत्री ही इंदिरा गांधी। अच्छा। मैं उठे हाजिरी लगावनी चालू करी। मैं, मुद्रा राक्षस और अशोक वाजपेयी 3 प्रमुख हा। 2-3 बार गया गुलाब रो फूल लेने, तो इंदिरा जी पूछा आप क्यों आते हैं, क्या क्या काम है। तो मैं कई ऐसा मानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं कर रही है सरकार, और मानी एक मांगे कि हमें सरकारी कर्मचारी माना जाए और हमें उसके अनुसार सुरक्षा सुविधाएं दी जाए। इंदिरा जी 3 दिन ही लागू करवा दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और विनोद स्वामी उन्होंने परिणाम वो हुआ कि आकाशवाणी में उन टाइम 60,000 कलाकार है, छोटा बड़ा सब तरह का, सब गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया। और आज सब ने पेंशन मिले लाख रुपया। क्या बात। तो इन सुरक्षा की कीमत भी मैं दी। 1972 में हमारा सिलेक्शन हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव यूपीएससी। मैंने 2 बार ऑफर हुआ कि आपकी उदयपुर पोस्टिंग की जाती है, आकाशवाणी उदयपुर, आप ज्वाइन करिए। मैंने कहा भाई मैं तो राजस्थानी रवा से चुनिया गया हूँ, मैंने उदयपुर क्यों भेजो। कि नहीं आपको उदयपुर जाना पड़ेगा।
प्रशासन हो चाहे तो कि यूनियन बंद हो जाए यूट्यूब तो तीजी बार मैं भाई मना कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं ये पद नहीं चाहता, मैं कलाकार रहूँगा। तो एक कहानी तो खेल हो रही है। तो दूजी कहानी मैंने राजस्थानी शू जोड़नो काम सबू पहली रावत सारस्वत करियो। रावत जी सारस्वत, रावत सारस्वत और चंद्र सिंह बादली। मैं हमारे घरे आवता रहता। तो पहली पोत थे वो समाचार को जो बुलेटिन हो, पहली पोत आप रे याद है कद बोलिया मैं वेद व्यास 10 मिनट रो बुलेटिन हो। हाँ हाँ। तो 3 दिन कितनी खुशी एक के साथ कई काम चलता है। हाँ। जब मैं खबर पढ़नी चालू करी तो मारो नाम हो वेद प्रकाश व्यास। हमारी नौकरी में वो नाम है सर्टिफिकेट में। तो मैं 1-2 दिन खबर पढ़ी कि भाई आप वेद प्रकाश व्यास तो समाचार सुनो। तो मैंने लागो यार ध्वनि नहीं बन रही है, लय नहीं बैठ रही है नाम रही। तो मैं आंख मीच ने प्रकाश ने काट दिया, वेद व्यास कर दिया। तो निरंजनाथ आचार्य, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, अमृत नाटा ऐसा मैंने पूछने लगा व्यास जी थना वही नाम है के। तो मैंने शक हो। मैं क्या नाम अपर फर्जी थोड़ी है, खुदरो नाम है। धर्मशास्त्र देखा मैंने, उसमें वेद व्यास का मतलब था संयोजक, भाष्यकार, सूत्रधार। और वेद व्यास ऋषि मुनि हुए थे जिन्होंने महाभारत लिखी। क्या तो मैं वेद व्यास बन गया। राजस्थानी थारी मतलब माँ बोली कोनी बिंगे बावजूद भी थे इतो बेहतर बुलेटिन जो तैयार करियो इन्होंने कही है जो हमारा फंडामेंटल सा बे डॉक्टर ग्रियर्सन डी भाषा ग्रंथावली है उन्होंने सीखी कि मारवाड़ी रो आधार होना चाहिए। मारवाड़ी सब ज्यादा क्षेत्र में बोली जाए, बाकी छोटी छोटी बोलियां हैं। माने समाचार रो उद्देश्य और नहीं हो कि भाषा रो जंजाल खड़ो करना। मानो उद्देश्य हो आकाशवाणी में समाचार रो कि लोगों ने कम्युनिकेट करो, बात पहुंच जाए बात तक। और अब बुलेटिन शुरू हुई सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी रेडियो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो, तो हमारी राजस्थानी भाषा में कोई खबर देवनी ही नहीं हो। तो हमारे पास से चालू हुई हो और उन नाम हो मारवाड़ी में समाचार। अच्छा। तो मैं सब लोगों को सोचियो कि यार मारवाड़ी में समाचार चालू हो गया तो डूंडाड़ी वाला कहला मानो ही चालू करो, हाडोती कहला मानो ही हाडोती में करो, तो मैं कि झगड़ा हो जाएगा। तो मैं दिमाग लगाने न्यारी न्यारी बोल यारो एक परिवार बनायो। क्या बात। और राजस्थानी नाम दियो और उन्हें गवर्नमेंट को अप्रूव करायो। क्या बात। कि साहब झगड़ा हो जाएगा मारवाड़ी नाम रखोगे तो यूँ हमारा राजस्थानी नाम आ गया। मैं पढ़ना चालू करियो, लोग पूछो भाई आप नाम वही नाम है कि जनरल नहीं सर। शुरुआत हुई हमारे सामने। आप समझिए हमारी ज़्यादा ज्ञानी तो होनी में हो सर, भाषा विज्ञानी भी नहीं हो तो यार हमारे समझ में आनी चाहिए खबर। डूंगरगढ़ भी सुन रहे हैं, बांसवाड़ा भी सुने, झालावाड़ में भी खबर जा रही है, गंगानगर में भी जा रही है। क्या बात। अलवर भी जा रही है, सीकर सब जगह जा रही है खबर। करोड़ों लोग सुनना। तो एड़ी भाषा बनाओ कि सब बोल यारा जरूरी शब्द है वहाँ काम में ले। मैं आपसे एक बार ही निवेदन करूंगा, आप शुरू में जब बोलता नहीं कि अबे आप वेद व्यास सुसमाचार सुनो, वो सेंटेंस एक बारी दोबारा बोलिए। अब इनमें तो शुरुआत तो यूँ करना 10 मिनट रो बुलेटिन हो तो उनसे कहीं भी हो कि आम जनता रे मायने वेद व्यास नाम
पूरो रच बस गयो, गांव गांव में जाने लोग। ठीक है। हाँ, और 3 पीढ़ी मैंने सुने। आज कई IAS हाई कोर्ट जज, बड़ा बड़ा सेठ साहूकार के वेद जी, वेद व्यास नाम तो बहुत सुने सर। हाँ भली मिलियो नहीं वे हाँ कि नाम तो बहुत सुने। हाँ जमीन बन गई जी जी। और मैं राजस्थानी रो देवता मान लियो। हाँ। लोग देवता ही है। हाँ बिल्कुल। कोई काम में राजस्थान वेद व्यास क्यों बात करो। तो रावत सारस्वत मारे कने दोस्ती बनाई मारू कि व्यास जी कामरा आदमी है। और रावत सारस्वत ने राजस्थानी कविताओं की किताब निकाली थी। हाँ। तो हम दोनों ने संपादन किया उसका। अच्छा। तो जोधपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी राजस्थानी कविताएं। उन्होंने राजस्थानी जोड़ा मुझे। और फिर मेरे भीतर एक पैदा हुई भावना, खैर अपने को राजस्थानी में काम करना चाहिए। उपेक्षित है वो अपना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो मैं उससे जुड़ गया, UPSC का सिलेक्शन भी छोड़ दिया। अरे सर क्या त्याग किया। दूसरी बात, मैंने पहली बार उस समय 1964 में आकाशवाणी कलाकार संघ की वार्षिक सभा थी। तो उसमें अध्यक्षता कर रहे थे कॉमरेड S.A. डांगे। अच्छा। जो उस समय अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके अध्यक्ष थे। श्रीपाद अमृत डांगे, ही वॉज ए स्कॉलर। और मुख्य अतिथि थी इंदिरा गांधी। और मैं उस समय अध्यक्ष था आकाशवाणी कलाकार संघ का। तो मंच पे उनके बीच में बैठा हुआ था। वहाँ मैंने पहली बार मार्क्सवाद पर श्रीपाद अमृत डांगे को सुना। और पहली बार मैंने कांग्रेस, गांधी और नेहरू का सोच दर्शन इंदिरा गांधी से सुना। मैंने इन दोनों विचारधाराओं को ग्रहण करना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लगने लगा भारत में सांप्रदायिक ताकतों का अगर कोई विकल्प हो सकता है तो वामपंथी और कांग्रेस के गठबंधन से ही रोका जा सकता है। उसमें RSS इतना आगे नहीं बढ़ पाया था। यूं करके एक आइडियोलॉजिकल बेस मेरे मन में बन गया प्रगतिशील विचारधारा का। और फिर संयोग से मैं 1973 में भरतपुर के सम्मेलन में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला संस्थापक महामंत्री हो गए। अच्छा अच्छा। मैंने 35 साल काम किया प्रगतिशील लेखक संघ में। गांव गांव में विचारधारा के स्तर पे टीम बन गई। और उस समय मैं गंगानगर भी गया था, चूरू में भी गया था, बांसवाड़ा में गया, डूंगरपुर में भी गया, जोधपुर में गया। पूरे राजस्थान में लेखक और साहित्यकारों को मैंने वैचारिक आधार पे खड़ा किया। बहुत बढ़िया। अब जिका लोग लिखण लाग रहे, बरगा लेखक हो गया, बन के कहना चाहो थे जिका लोग पढ़ने भी नहीं लिखण लाग रहे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी तो ये लेखक से उम्मीद है कि लेखक होने का धर्म क्या है। तुम पहले ये समझो, तुम क्यों लिखते हो, तुम किसके लिए लिखते हो, तुम किस भाषा में लिखते हो। आखिर साहित्यकार कोई ऐसे थोड़ी बन जाता है। एक जीवन का दर्शन होता है, जीवन की तपस्या होती है। क्या बात है। जीवन का फलसफा होता है। वाई आई एम लाइक, मैं क्यों लिख रहा हूँ। मैं इसका आग्रह करता हूँ। दूसरा, मैं लेखकों से उम्मीद करता हूँ कि लेखक होने का धर्म समझिए। दूसरा, लेखक है तो अपने स्वाभिमान को और सच बोलने को साक्षात लिख के बताइए। प्रेमचंद ने कहा था 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ का उद्घाटन हुआ था
साहित्य का उद्देश्य नाम से उनका निबंध किताबों में छपा हुआ है कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। क्या बात। हम राजनीति के पिछलग्गू नहीं हैं, हम उनके गुलाम नहीं हैं। आप जिस दिशा में जा रहे हैं तो वो तो स्पष्ट होनी चाहिए। आज लेखकों में उसका अभाव है। मेरा आधार क्या रहा? साहित्य, समाज और समय। इन तीन की मैंने परिक्रमा की जीवन भर। साहित्य को समझेंगे, समाज को समझेंगे, समय को समझेंगे, उसके अनुकूल आप लिखेंगे, सच को लिखेंगे तो जनता मानेगी। अब तो लोग पैदा होते ही कहते मान्यता दो, अखबार में फोटो छपाते हैं। साहित्य का आप दुनिया के साहित्य को पढ़िए तो सही है। मैंने पढ़ा, थोड़ा पढ़ा तो मेरा बेस बन गया। मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी लेकिन। और मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा इस देश में। मैं भारत सरकार की नौकरी से 3 बार निकाला गया। क्या बात। मेरे ऊपर क्या आरोप था कि आप सरकारी सेवा में हैं और सरकार के विरुद्ध लिखते हैं। पहली बार मुझे इमरजेंसी में निकाला गया, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कि आप सरकार विरोधी लेखन करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी की, लाल कृष्ण आडवाणी मेरे मिनिस्टर थे। उन्होंने इसी आरोप में कि आप सरकार के खिलाफ लिखते हैं। और इस देश में दोस्त ही दुश्मन हो जाते, शिकायतें करने वाले बहुत हुए। तीसरी बार पुरुषोत्तम कौशिक, जो समाजवादी विचारधारा का था, चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट, उसने मुझे। और तीनों बार मैं नौकरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल के मुकदमे लड़के वापस आया। बहुत बड़ा संघर्ष था सर। एक तो रंगत ये है मेरी, दूसरी रंगत आप सुनो। मुझे पहली बार शिवचरण माथुर ने, जिनको मैं जानता नहीं था, वो मुझसे कभी मिले नहीं थे, उन्होंने मुझे राज्य कर्मचारियों की हड़ताल में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया। वाह। तो मुझे याद है, उस समय DIG अशोक भंडारी मेरे घर आए। तो मैं पुलिस को देख के घबरा गया। फिर वो दरवाजे के अंदर घुसे तो उन्होंने मुझे सैल्यूट करी। मैंने देखा यार मामला ठीक है। मैंने कहा आप कैसे बता रहे आप? मैं उसमें किराए के मकान में रहता था, कांति नगर में। 75 रुपये महीने का किराए का मकान था। कि साहब CM याद कर रहे हैं आपको? तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मैं तो CM को जानता ही नहीं। बड़ी बात। मुझे कैसे याद करेगा? नहीं साहब, वो राज्य कर्मचारियों की हड़ताल में आपकी मदद लेना चाहते हैं। मैंने कहा 1 घंटे में तैयार हो जाता हूँ, नादू के, तब तक आप। तो वो चले गए। 1 घंटे बाद आ गए। मैं चला गया, CM साहब से मिला। वो हड़ताल मेरी मध्यस्थता सफल रही। वाह। केंद्र सरकार के बराबर राज्य कर्मचारियों को तनख्वाह भत्ते समानता का वो समझौता मैंने करवाया। तो एक मेरा व्यापक आधार बना कर्मचारियों में। तो ऐसे छोटी छोटी घटनाओं ने मुझे बना दिया। एक घटना नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में काम किया ना मैंने। फिर कॉलम लिखता था, आकाशवाणी से बोलता था, सभाओं में भाषण करता था, हर जन संगठन में संघर्ष में जाता था, नारे लगाता था। तो वेदव्यास बन गए। मैं आज भी विनोद समय की महाभारत ही लिख रहा हूँ। मैं एक नया वेदव्यास हूँ। मेरे को कोई धन की, यश की, कुर्सी की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि मैं कुर्सी को देख करके तो मेरा रंग बदल जाता है। मैंने कहा जितेंद्र, मैं तुमसे इसलिए नहीं मिला, मैंने कहा तुम IAS अधिकारी हो और मैं व्यवस्था विरोधी व्यक्ति हूँ। मैं कहे बिना फिर मानता नहीं हूँ।
मैं इसलिए कभी नहीं मिलाता हूँ। शक नहीं गुरुजी, मैं तो आपका टाबर हूँ। तो मैंने उससे भी कह दिया, पहले भी आप फोन किया, उससे भी कह दिया। तो यूं करके वेद व्यास बन गया। अब इस उम्र में कहाँ जाऊं? बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है लगातार। वो कहावत है, इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। यूं करके बन गया मैं, तो कण से मण हो गया। लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ी, आज भी नहीं छोड़ी। जी जी। मैं शहर में किसी सभा में नहीं जाता। जी। अभी अकेडमिया की के स्थिति मानो आज के दिन अकेडमिया की के स्थिति। फिर मैं 3 बार हिंदी एकेडमी का अध्यक्ष हूँ। हाँ। उदयपुर की। हाँ। एक बार मधुमती बलिराम भगत ने बनाया। 2 बार अशोक गहलोत ने बनाया। मैंने बलिराम जी भगत से मिलने गया तो पूछा, मैंने कहा साहब आपने मेरे को कैसे सम्मान दिया? जी। मैं तो आपसे मिला ही नहीं। तो कहने लगे वेद व्यास जी, मैं आपको पढ़ता रहता हूँ। क्या बात। आप हमारी बिरादरी के हैं। तो मुझे लगा कि ये बिना सिफारिश के जो नियुक्ति हुई है, इससे बढ़ के और इस तरह की फीलिंग है राज्यपाल की, इससे बड़ा सम्मान हो ही नहीं सकता। 3 बार रहा और 5 बार मैं रहा। 5 बार मुझे बीजेपी ने सरकार बदलते हटाया। ये भी अनुभव रहा। तो इससे क्या हुआ, व्यवस्था विरोधी, सांप्रदायिकता विरोधी मेरी छवि आज भी वैसी की वैसी है। तो ये जो साहित्य मनीषी सर्वोच्च सम्मान मिला आपको, साहित्य मनीषी सम्मान तो मुझे अभी 2023 में मिला। दुलारा अनुसारण अध्यक्ष था वहाँ पे। मैं उससे भी पूछता हूँ कि यार तुमने मुझे क्या सोच के साहित्य मनीषी सम्मान। नहीं, आपने तपस्या की। मैंने उससे 3-4 बार कहा, जब भी मिलता है मैं कहता हूँ कि मनीषी होना कोई मामूली बात है क्या? सबसे पहले मनीषी हुए थे राजस्थान अकादमी से संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, मुनि जिनविजय, डॉक्टर फतेह सिंह। तो मैं सोचता हूँ यार कहाँ और कहाँ वेद व्यास। अब मैं एकमात्र साहित्य मनीषी जिंदा हूँ, बाकी सब देवलोक हो गए। मैंने अपने कार्यकाल में ताराप्रकाश जोशी को साहित्य मनीषी की उपाधि दी थी। क्या हुआ? वो भी चले गए, मैं अकेला हूँ। और ताराप्रकाश जोशी भी कैसे मिले यार। हम आकाशवाणी की यूनियन के धरने प्रदर्शन करते थे आकाशवाणी के बाहर फाटक पे। उस समय दीवारें बनी नहीं थी, बाढ़ थी। तो ताराप्रकाश जोशी सिटी मजिस्ट्रेट थे। तो वो सुरक्षा के लिए वहाँ आकर के जीप लेकर खड़े हो जाते थे कि मायने नहीं घुस जाए। बहुत ताराप्रकाश जी दोस्ती हो गई और यूनियन में काम करता था। तो ताराप्रकाश जी के दिमाग में बेटी का और लड़को यार बहुत इनमें हिम्मत है। वह मारो नाम सजेस्ट कर दिया प्रगतिशील लेखक संघ में। मैं उठा महामंत्री बन गया, संस्थापक बन गया। मैंने लक्ष्मीकुमारी चुंडावतरा साथ में 35 साल काम किया। बड़ी बात है। उन दौरान में देश रहा हिंदी, उर्दू, राजस्थानी रहा टॉप राइटर्स ने मैं बुलाओ तो फंक्शन में मैंने सुन तो लोग आरे बीच में लाया उन्होंने बड़े बड़े न्यायाधीश। किसके का नाम लूँ यार। मेरी एक किताब है, बोधी से छपी है, शेष रहेंगे शब्द। उसमें 50 सिलेक्टेड लोगों के मैंने संस्मरण लिखे हैं, जिसमें कैफी आजमी भी हैं, जिसमें गुलाम रब्बानी ताबा भी हैं, जिसमें कमलेश्वर भी हैं, ऐसे कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता वेता सब। तो मैंने लिखा ना, वो मेरे काम, आज भी मेरे वही काम आ रहा है। और जो सीखा मैंने उनसे कि दरियाँ कैसे बिछाई जाती हैं, मंच कैसे बनाया जाता है, आयोजक की क्या भूमिका होती है, माला कौन पहनाएगा, माला कौन नहीं पहनाएगा, मंच पे सत्ता व्यवस्था का कोई आदमी नहीं आना चाहिए, लेखक ही होना चाहिए।
तो ये मेरी जिद थी कि अगर मैं अपने आप को व्यवस्था को समर्पित कर दूंगा, अगर मान लो सेठ जी ने खर्चा पानी दे दिया, मैं एक उदाहरण सुना रहा हूँ। 1981 में हमने पहला राजस्थानी सम्मेलन किया जयपुर में, रविंद्र मंच पे। तो थाने नौर रहा जगन्नाथ जाजू, जाजू अस्पताल प्रीमियर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, मैं राजस्थानी प्रेमिया। तो मेरे एक दोस्त ने उनसे बात की कि ब्याह जी सम्मेलन करनी चाहे तो अपन मदद करनी। तो जगन्नाथ जी बोले हाँ कर दे। ब्याह जी खबरों में सुनो आदमी सही है। तो जगन्नाथ जी जाजू ने उस समय 1 लाख रुपए खर्च कर दिया। 80 में। और मजे की बात ये, बेचारे फूलों की माला, गुलाब के फूलों की मालाओं का टोकरा लेकर के पर्दे के पीछे खड़े हुए थे। अरे क्या, मैं संयोजक था। वे देख के हमारा नाम ले ला कि स्वागत करेंगे जगन्नाथ जी जाजू। मैं नया नया था, मैं तो भूल गया। अरे और माला रह गई। तो जगन्नाथ जी का सब मारो भी। और उन सम्मेलन में बलराम जाखड़ मुख्य अतिथि, सीताराम लाल अध्यक्ष था, पूनम चंद विश्नोई स्वागत अध्यक्ष, क्या बात, इंदिरा गांधी और राजस्थानी समर्थन में संदेश, क्या बात है। और रावत सारस्वती 5 पेज लेख, भाई राजस्थानी क्यों। इतना सफल हुआ। पहली बार राजस्थानी के सम्मेलन में राजस्थान भर के लोगों को बुलाया है मैंने। मेरी चिट्ठी पे आते थे लोग, और किसी को मैं किराया नहीं देता था। क्या बात। सुबह आओ शाम को जाओ, आने जाने का किराया आपका, खाना दोपहर का मैं खिला दूंगा। तो राजस्थानी तो अभी मान्यता कौन मिली, तो क्या महसूस करो आप? देखो इसमें तो राजनीतिक बेईमानी हो रही है और कुछ नहीं। ये बात मैं कई बार लिख चुका हूँ। ये मन से राजस्थानी को मान्यता देना नहीं चाहते, क्योंकि हिंदी के राष्ट्रभाषा में ये मानते हैं कि हिंदी की राष्ट्रभाषा कमज़ोर होगी, और ये राजस्थान को हिंदी प्रदेश ही मानते हैं। और आज तक संविधान की मान्यता नहीं मिली है। ये भी जो साहित्य की भाषा की मान्यता मिली है, हम लोगों ने 30 साल आंदोलन किया। अकादमी की मान्यता तो साहित्य की भाषा तो मानो। तब सुनीता कुमार चाटुर्या अध्यक्ष थे अकेडमी के, उनके कार्यकाल में मान्यता साहित्य की भाषा की दी गई। और हम काम करने वाले कौन थे मालूम है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पद्मश्री, कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री, राम गोपाल विजयवर्गीय पद्मश्री, चंद्र सिंह बादली, दौलत राम सारण, अमृत नाहटा, पन्नालाल बारूपाल, नरोत्तम दास स्वामी, मनोहर शर्मा। क्या बात। और मैं उनका एक छोटा भाई, सबसे कम उम्र का संयोजक था। राजस्थानी एकेडमी बनवाई, मान्यता की लड़ाई लड़ी, जवाहर कला केंद्र का स्थापना करवाई, उर्दू एकेडमी बनवाई, सिंधी एकेडमी बनवाई, ब्रज एकेडमी बनवाई, और विभिन्न विश्वविद्यालयों में राजस्थानी का MA का कोर्स चालू करवाया। कहने का मतलब ये जो कुछ काम हुआ राजस्थानी का, वो शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा ही हुआ। बीजेपी ने तो अंट नहीं खींचा। और अशोक गहलोत से ही मैंने, कन्हैयालाल सेठिया ने, पदम मेहता, इन तीनों ने लगातार पीछा किया अशोक गहलोत का कि भाई वो तो थाने हाथ में है यार। थे राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव बनाने भेजो गवर्नमेंट ने कि संविधान की भाषा की मान्यता दी जाए। प्रस्ताव पारित कर दिया। अब तक केंद्र में पड़ा है।
कोई मान्यता देनी चाहता ही नहीं, और बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे याद है गुमानमल लोढ़ा उस समय बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष थे, तब वो जज नहीं बने थे। उन्होंने मुझे जोधपुर में कहा, भैया जी क्यों मेहनत कर रही हो यार, राजस्थान ने मान्यता नहीं दे सका। क्यों? आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव है कि राजस्थानी को राष्ट्रभाषा के रूप में 8वीं सूची में मान्यता नहीं दी जा सकती। इससे हिंदी का पक्ष कमजोर होगा। ये उनका इंटरनल डिसीजन है, जबकि है गलत। अब ऊपर से तो भाषण सभी दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक इंच आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और फिर मैं कहना नहीं चाहता वो बात, हम खुद राजस्थानी के साथ धोखा कर रहे हैं। 37-38 साल हो गए राजस्थानी को साहित्य अकादमी की मान्यता मिले दिल्ली से। 3-4 आदमी हैं, वही घूम फिर के संयोजक होते हैं। एक आदमी 2 बार रह सकता है, फिर एक आदमी अपना घुसा देते हैं, वो फिर वापिस आ जाते हैं। तो एक ही कमंडल घूम रहा है 38 साल से, तो कैसे विकास होगा? कोई पारदर्शिता नहीं। कौन है उस निर्णायक, कौन है? कोई नाम नहीं बताता। कौन कौन सी पुस्तकें इस पुरस्कार की प्रतियोगिता में शामिल थी, उसको भी कोई नहीं बताता। चल रहा है, और लेखक जो संयोजक बन जाता है उसकी हाजिरी में लग जाता है। तो ये सुनो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, भाषा, साहित्य और संस्कृति के साथ हम खुद ईमानदार नहीं हैं। क्या बात। आप लेखक की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, साहित्यकार के सम्मान को नहीं समझ रहे हैं। मैं नाम नहीं लड़ना चाहता, उस झगड़ा बढ़ेगा, लेना मत। लोगों ने 1 लाख के पुरस्कार के लिए जाने क्या क्या पापड़ बेलते। अभी भी यही हो रहा है। अब मैंने पिछले दिनों बात की, उन्हीं के पक्ष के लोग हैं, मैंने कहा भाई अब तो आपके अपने अर्जुन राम मेघवाल है, बहुत पावरफुल मिनिस्टर है वो। एक हमारे जोधपुर के राठौड़ साहब हैं, वो संस्कृति मंत्री हैं। तो मैंने कहा अब ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अशोक गहलोत की आलोचना करना एक बात है, वो एक राजनीतिक पक्ष है, बिल्कुल, लेकिन भाषा साहित्य के संबंध में उसने अपनी ईमानदारी दिखाई, जबकि वो कोई दावा नहीं करता कि मैं भाषा शास्त्री हूँ। उसने ईमानदारी से राजस्थानी के पक्ष को मजबूत किया, अपनी बात रखी। ये क्या कर रहे हैं गजेंद्र सिंह राठौड़, और क्योंकि ये मन से नहीं चाहते, टाल रहे हैं, और किसी लेखक की हिम्मत नहीं मोर्चा खोल दे, सब खमागणियां अंधाता में लग रहे हैं। और अब तो युग बदल गया 2014 के बाद, अब तो सामंतवाद लौट के आ रहा है। बिल्कुल, जिस सामंतवाद से हमारी पीढ़ी ने लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र की स्थापना की, समाजवाद की स्थापना की, ये तो धर्म और राजनीति का ऐसा घालमेल हुआ है कि सामंतवाद वापिस आ रहा है। आज को लेखक अभी सत्ता के दबाव में है या स्वतंत्र है? बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, सत्ता के दबाव में, स्वार्थ के कारण है। तो इनसे मत बिगाड़ो, इनसे मत बिगाड़ो। मेरी बात सुनो, मैं नाम लेना नहीं चाहता। नहीं, नाम मत लेना। राजस्थानी की किस गतिविधि की समीक्षा हो रही है? राजस्थानी की किस पुस्तक की समीक्षा या आलोचना या समालोचना हो रही है? ये तो आप जैसे लोग जो छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, छोटी छोटी पत्रिकाओं से, छोटी छोटी अपनी बातचीत से, उससे राजस्थानी जिंदा है। राजस्थानी को समृद्ध बनाने का कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने सीताराम लालस को देखा, वो आठाने रोज की चारपाई पे बीकानेर होटल में सोते थे रात को, और सुबह उठते थे, मेरे घर आते थे कांति नगर में, मेरे साथ चाय पीते थे।
और कोई अलमारी भी नहीं थी उनके, खाली पीपा, अरे अ आ ई ऊ एक एक अक्षर की फिर स्लिप बना बना के वाह। 2 लाख शब्द का शब्दकोश बनाया, 8 भाग का। यानी पद्म श्री सीताराम जी लालच के कने कोई कंप्यूटर को नहीं हो, कोई साधन को नहीं, पिप्पंग ऊपर ए शब्द की नहीं हो। ई है। मेरे तो पहले प्रेमी थे, वो जब भी जोधपुर से आते थे बीकानेर होटल में फोटोक्ट्री सिनेमा के बाद ठहरते थे। और ये वो दौर था, पत्रकारिता की भी मैंने काफ़ी की है। सबसे पहले मैंने 9 साल राजस्थान पत्रिका में कॉलम लिखा, अच्छा, फिर 4 साल भास्कर में लिखा, और फिर करीबन 50-51 साल मैंने नवज्योति में लिखा। और ये सारा लेखन मैंने नौकरी में रहते हुए किया, और उसके आरोप मुझे हमेशा नौकरी से निकालते थे, लेकिन मैंने लिखना बंद नहीं किया। मेरे को कई जन का उपनाम रख लो, मैंने कहा उपनाम रख लूँगा तो वेद व्यास मर जाएगा, लिखूंगा तो नाम से ही लिखूंगा। आज को जो मीडिया है वो सच्ची बोल रहे है या सिर्फ दिखाओ ही करे? आज को मीडिया जो है वो सच्ची बोल रहे है कि या सिर्फ दिखाओ ही कर रहे है? देखो, आज का मीडिया बहुत वाचाल है, और वो सरकार से उसका गठबंधन है। वो एक समाज में झूठा नैरेटिव खड़ा करता है, झूठा स्वर्ग खड़ा करता है विकास के नाम पर। आप आश्चर्य करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता अखबारों का, करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिल रहे हैं उनको, और उनके घर परिवार को तरह तरह से यह सरकार जो है, मोदी जी की सरकार है, ये उन्हें लाभ दे रही है। और वो व्यक्ति आज तक उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रधानमंत्री बनने के बाद इतना गर्व गुमान है, अपने को धर्मगुरु और अपने को विश्वगुरु घोषित कर दिया, जो कि सही डिग्री नहीं है उसके बाद। तो सोशल मीडिया ज़्यादा ईमानदार है आज। अब सोशल मीडिया में भी घुसपैठ हो गई है। आरएसएस ने 2014 का चुनाव जीता था, तो ये मीडिया के माध्यम से ही तो जीता था। एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा कर दिया, भगवान है, दुनिया बदल रही है। बाकी नई अर्थव्यवस्था जो थी, ये तो 1990 में आई थी, जब मनमोहन सिंह थे, मैं उस समय था। उस समय में नई अर्थव्यवस्था के खिलाफ में ग्लोबलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये 3 थे फंड, तो मैं विरोध प्रदर्शनों में जाता था। लेकिन आज वो जीवन का सत्य बन गया है भाई। कांग्रेस ने धीमा आर्थिक विकास किया कि एकदम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, डूब जाएंगे। उन्होंने सामाजिक कल्याण की योजनाओं को साथ में रखा, बैंकों का नेशनलाइजेशन जो था उसको बनाए रखा। जैसे मनरेगा की योजना कांग्रेस ने लागू की मनमोहन सिंह के टाइम में, उससे गरीब गांव के मजदूरों को बड़ी मदद मिली। इन्होंने तो सब सेठों का हवाले कर दिया, कोई भी ठेका हुआ अडानी अंबानी को दो। अब यहाँ लग गया कि थाने भाई जनतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गयो। चुनाव जीतना पहला उद्देश्य है, बाकी सब देख लेंगे। और आप इससे अनुमान लगा लो, एक उदाहरण है, जिस देश का नागरिक 5 किलो अनाज का राशन खा रहा है, वो देश कैसे महान होगा। हर चुनाव में महिलाओं को, बूढ़ों को, मजदूरों को नगद पैसे बांट रहे हैं। अब तो खुलेआम हो रहा है। चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करता, वो भी आंख मीच के बैठा है। सुप्रीम कोर्ट भी आंख मीच के बैठा है। कौन बोले सरकार के खिलाफ? सब सरकार को काम पड़े, सब उसी मोहल्ले में सताते हैं व्यवस्था के। वही तो जज बनाते हैं, वही चुनाव आयोग चुनाव, अब तो खुद ही बना लेते हैं भाई। अब तो खुलेआम हो रहा है, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, बंदी हो रहा है सब। तो लेखक की क्या औकात है?
और 99% लेखक है, राजस्थान का बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट है। वो तो तबादले से मर जाए। क्यों लिखे सरकार का? इमरजेंसी में मैं निकाला गया। मुझे याद है राजस्थान के एक लेखक को वार्निंग नहीं मिली, चेतावनी नहीं मिली, तुम क्या लिख रहे हो। क्या बात है। और तक मारून दोस्त ही रखता कि व्यास जी काम आई, व्यास जी मदद कर। तो ये यार कोई लेखक का चरित्र है। अभी कौन लिख रहा है? साहित्य में कोई लिखता ही नहीं है। बता दो कोई कॉलम आ रहा है क्या? मेरा कॉलम नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आरएसएस ने बंद करवाया कि वेद व्यास जी मानते नहीं है। अखबार के मालिक ने कहा भाई ये नहीं चलेगा। मेरी पहली मुठभेड़ पत्रकारिता में कर्पूर चंद कुलिश से हुई थी, जब मैं पत्रिका में लिखता था। और ये गुलाब कोठारी, मिलाप कोठारी दोनों भाई मेरे घर की पुस्तकालय में पुस्तकें लेने आते थे पढ़ने के लिए। तो ये 8वीं में पढ़ते थे। तो वो दौर देखा है मैंने, लेकिन मैंने अपनी चाल, चेहरा, चरित्र नहीं बदला। मैं वो का वो हूँ। आज जे इन दौर में गांधी जी हुए तो जो सर देवे आपनो चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकोटी हाथ। भाषा, साहित्य, संस्कृति कमिटमेंट चाहती है, त्याग चाहती है, बलिदान चाहती है। तुकाराम की कविता है ना, जो साहित्य अकेडमी का मोटिव है, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो शब्द हैं। शब्द ही मेरे गहने हैं जिन्हें मैं पहनाता हूँ। शब्द ही मेरे बिछौना है जिसे मैं, शब्द ही है। तो शब्द की महिमा को कौन समझता है? मैं पूछूं, जयपाल शास्त्री की किताब है द वर्ड्स, किसने पढ़ी? पढ़ो। पनिशमेंट एंड क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड। लोग पढ़ते नहीं है और विगत को फॉलो समझना ही नहीं चाहते। वर्तमान में आप रहते हैं तो जब तक विगत को नहीं समझेंगे आप, तो वर्तमान को नई दिशा नहीं दे पाएंगे। अब ये जो दौर चल रहा है मार्केट इकोनॉमी का, समाजवाद खंड खंड हो गया, पूंजीवाद आ गया, ये 2050 के बाद, मेरा ऐसा सोच है, 2050 के बाद ये पूंजीवाद ढलान पे चलना शुरू हो जाएगा। 100 साल की साइकिल होती है समय का चक्र, जब साहित्य, समाज और समय का बदलाव होता है। तो मैं समय को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। तुम समय को लांघ जाओ, मेरा कविता संग्रह। तो समय को लांघने का मतलब है चुनौतियों को, कठिनाइयों को लांघ जाओ, और संकट के पहाड़ों को तुम्हें लांघना है। हिम्मत मत हारो। तो मैंने कविता लिखी थी, शब्द की उंगली पकड़कर, शब्द की उंगली पकड़कर अर्थ की पगडंडियों पर, चेतना के पंख लेकर तुम समय को लांघ जाओ, तुम समय को लांघ जाओ। ये मैंने गीत लिखा था पूरा। इसी तरह आज मैं 5 पंक्तियों की छोटी सी कविता है कि मैं क्या हूँ, वेद व्यास क्या है। तो लिखा था बहुत पहले, मैं क्या हूँ? मैं तो एक पवन चक्की हूँ। क्या बात। मैं क्या हूँ? मैं तो एक पवन चक्की हूँ, मेरे तो पंख भी निष्प्राण हैं। हवा ही मुझे चलाती है और मैं हवा से बिजली बनाता हूँ। चुनौतियाँ नहीं मुझे बनाया है। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं कोई ज्ञानी भी नहीं हूँ, मनीषी भी नहीं हूँ। संकट, चुनौती में मैंने हिम्मत से काम किया। और एक सुनाता हूँ, मैंने अपने बारे में लिखा है, जागे हुए समय का पल हूँ, बहती हुई नदी का जल हूँ। जागे हुए समय का पल हूँ, बहती हुई नदी का जल हूँ, सांसों में व्याकुल हलचल हूँ, परिवर्तन की नई पहल हूँ।
इसीलिए मैं आगत कल हूँ। वेदव्यासी आज है, वेदव्यासी कल रहेगा, जो समय की महाभारत को लिखेगा। क्या बात है। छोटी मोटी बातें हैं। मैं कोई अब कभी कभी आत्मकथा लिखने की इच्छा होती है। हाँ, तो आत्मकथा शुरू क्यों कौन करो थे? अभी लिखो, आत्मकथा जरूरी है। मैं डे टू डे हाँ, जो महाभारत लिखता हूँ ना, हाँ, अब मेरे पास उतना सघन कंसंट्रेशन करने का समय नहीं। तो अभी आन दिना में के लिखण लाग रहे होते? वर्तमान की दशा दिशा संभावनाओं पे लिखता हूँ। अच्छा अच्छा। और बड़े अखबार तो मुझे छापते नहीं है, हाँ हाँ। सबने हाथ जोड़ दिए, अब गुरु अब माफ करो, हमारे नुकसान होता है। हाँ। तो मैंने एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा किया, जिसमें साप्ताहिक हैं, जिनमें पाक्षिक हैं, छोटे छोटे जिलों से निकलने वाले दैनिक हैं। क्या बात। या जो सोशल मीडिया पे आप जैसे साथी हैं, उनका 60-70 का एक ग्रुप बनाया। हाँ, तो उनको मैं लेख कविता हाँ, वो बराबर भेज रहे हैं। व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। वो बेचारे आदर से प्रेम से छापते हैं, व्यास जी भाई साहब भेजिए। तो यो अच्छा, सेठ जी के जाके क्यों हाजिरी पे लगाऊँ मैं? मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मैं जीवित हूँ, समय का साक्षी हूँ। मेरे को कोई गर्व गुमान नहीं, कोई अध्यक्षता करवावे या मुख्य अतिथि बनावे, मुझे नहीं चाहिए। ये जो पद के आधार पे मुख्य अतिथि बनते हैं ना, का फायदा हो जाए, मारो काम करेगा, मैं इसको लेखक का अपमान मानता हूँ। तो आने पीढ़ियां थाने के रूप में याद रखे? फिर संघर्ष करना पड़ेगा, साहित्य के लिए कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आप साहित्यकार हैं तो साहित्यकार होने का धर्म समझिए, क्योंकि अब तो बाजार है, टेक्नोलॉजी है, चटनी बना देगा विचार की। अब मनुष्य के विचार की जगह एआई आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे करोगे? मनुष्य का स्थान ले सकता है क्या वो? मनुष्य की चेतना को रूपांकित कर सकता है वो? इम्पॉसिबल। लेकिन आंधी चल रही है। और ये यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के प्रतिबंध आ रहे हैं, तरह तरह के फर्जी लोग आ रहे हैं, ब्लैकमेलर्स आ रहे हैं। कोई हिसाब थोड़ी है, सब आजाद है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तभी होगी जब आप ये सिद्ध करेंगे कि मैं सत्य के साथ हूँ। सत्य और अहिंसा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। गांधी की तैसी तैसी वैसी हो गई। अम्बेडकर ने खुद कहा था कि हम कितना भी अच्छा संविधान बनाते, अगर इसको लागू करने वाले नाजोगे होंगे, तो भ्रष्ट होंगे, बेईमान होंगे, तो हमारा संविधान कुछ नहीं कर पाएगा। और वही हो रहा है। जमालो गुंडों के हाथ में फंस गई है। तो नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को अभी से तैयारी करनी चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, अन्याय हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। और राजस्थान तो मशहूर है महिला उत्पीड़न में। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी था। हर महान व्यक्ति ने राष्ट्रवाद की व्याख्या की है समय और काल के अनुसार। मेरी सारी कविताओं में राष्ट्र और देशभक्ति और भाईचारा, प्रेम, इस सब, ये राजनीति हमारी धर्म, साहित्य और संस्कृति को विकृत बना रही है। अकादमियों को कोई स्वायत्तता नहीं है, 3 साल से बंद पड़ी है, कोई रोने वाला ही नहीं है। एक लेखक नहीं बोल रहा है कि ये आपने बनाई क्यों है। केंद्रीय एकेडमी में भी सारे अधिकार मंत्रालय ने ले लिया। इनको कोई अधिकार नहीं है तय करने का किसको सम्मान देना, किसको नहीं देना। तो अकादमी स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए आपको मूल्य देना पड़ेगा। वहां पर माँ श्वेता देवी जैसी लेखिका चुनाव में हार जाती है तो काय का। मेरा तो ये अनुभव है, मेरे को तो अनुभव ने बनाया है। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आज थे मैंने कहा तो 5,000 तो मार्केट में नहीं।
फक्कड़ की तरह, कबीरदास की तरह रहते हैं। अभी परिवार में कौन कौन है? हाँ, अभी परिवार में कौन कौन है आप रे? परिवार में मेरी 2 बेटी है, 1 बेटा है जी। और सब संघर्ष से बने मेरे परिवार में। कोई किसी की मेहरबानी से नहीं बना। मैं खुली चुनौती देता हूँ, क्योंकि कोई कह देगा इसने करवा दिया व्यास जी का काम, ये इसने 500 रुपये दे दिए व्यास जी को। प्रगतिशील लेखक संघ, आकाशवाणी कलाकार संघ, राजस्थानी का संपूर्ण आंदोलन जेब से चल रहा है, तनख्वाह से, पीएफ से निकाल के। कोई एक आप बता दो कि व्यास जी ने मैं दिया 1000 रुपये, एक विज्ञापन नहीं लिया किसी से। एक नाम बता दो, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि मेरे से खाना करवाया या व्यास जी ने मेरे से ये फ़ायदा उठाया, एक बता दो। तो शब्द की विश्वसनीयता मैंने बनाई है। मैंने डिगा नहीं हूँ इधर उधर, वरना क्या मैं भी समझौते कर लेते, मैं भी छोटी मोटी कुर्सी ले लेता। और मैंने अकादमी में जो मुझे भेजा गया, तो एक विचारधारा के आधार पर ही मुझे कांग्रेस ने चुना। हम तो मानद थे, पैसे थोड़ी मिलते थे। दुनिया कहती है राज्य मंत्री हो गए, लाल बत्ती है, लाल बत्ती कुछ नहीं था। यहाँ से उदयपुर जाता था, बीकानेर जाता था, नौकरी भी करता था, आने जाने का किराया मिलता था। और मैं उन दिनों में 3rd स्लीपर में चलता था। लोगों ने मुझे कहा ब्याज जी आपको 1st क्लास मिलता है, आप 1st में जाया करो। मैंने कहा नहीं यार, मैंने 3rd ही ठीक है। तो मैंने मेरे तरीके से मेरी स्वायत्तता को बचाने के लिए ईमानदारी का जीवन जिया। ये मेरा गुमान नहीं है, ये मैं विनम्रता से कह रहा हूँ। थारे पसंदीदा लेख का मैया हिंदी राजस्थानी में कौन कौन है, या विदेशी राइटर में कौन कौन है? देखो, मैंने जिनको पढ़ा जी, मैंने मैक्सिम गोर्की को पढ़ा जी, मैंने चेखोव को पढ़ा, मैंने दोस्तोव्स्की को पढ़ा, रसूल हमजातों को मैंने पढ़ा, उर्दू में फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा, नाजिम हिकमत को पढ़ा। मतलब उस दौर के सब लोग जो थे, और ज़्यादातर लोग जो नया समाज बनाने का सपना देखते थे। राजस्थानी में भी जैसे गणेश लाल व्यास उस्ताद, मनुष देपावत, इनको मैं ढूंढ के लाया, इनके नाम को मंच पे लाया पहली बार अकेडमी में। किसी ने महत्व नहीं दिया। उसके बाद तो सब मेरे साथी थे, हरीश बादानी, या यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कन्हैयालाल जी सेठिया, जितने भी लोग थे, नारायण सिंह भाटी, सब मेरे साथी थे। कम ज़्यादा उम्र का था, मेरे साथी थे। और थिएटर और फिल्मा में कोई? यार फिल्मों में देखो, मुझे अब राजस्थानी फिल्मों में हाँ, अभी कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। राजस्थानी फिल्मों में बहुत कमज़ोर फिल्म है, बल्कि राजस्थानी भाषा की जिस तरह प्रयोग होता है, हंसी मजाक से होती है। अब तो प्रायोजक आ गए हैं। हर आदमी प्रायोजक की सेवा में। कलाकार को क्या मिलता है? प्रायोजक ठेका लेता है, वो थोड़ी थोड़ी राशि कलाकारों को बांट देता है और नाचता रहता है। पद्मश्री मिलता है, पद्मश्री में कोई तनख्वाह मिलती है कि सर्टिफिकेट मिलता है? आगे क्या होता है? ये सरकारी सम्मान से जो अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मुझे वो याद आदमी अच्छा लगता है कि मैं सम्मान दूंगा, आप मना कर दो, माननी चाहिए। मैंने कैफी आदमी को देखा, पद्मश्री ठुकरा दी। क्या बात! ऐसे लोगों में पसंद करता हूँ, ऐसे लेखकों को मैं पसंद करता हूँ कि आप सम्मान दे करके हमारी सत्य पे ताला चाबी लगाना चाहते हैं। तो किताबा बहुत पढ़ी है घरे में, सामने भी देखने लग रहे हूँ। और यार तो किताबा अभी उम्र होगी 95 साल की, तो कोई इसी इच्छा जो कि अभी अधूरी है? किताब हो गया। पहले तो मैं हर किताब खरीद के लाता था, जब मुझे कोई जानता नहीं था। तो आधारभूत वो पुरानी सारी चीज़ें मैं पढ़ता था।
और रोज 14-15 किलोमीटर पैदल चलता था। आकाशवाणी से शाम को 5 बजे निकलता था। मेरे को साइकिल चलाना आता नहीं है, मुझे स्कूटर चलाना आता नहीं है, कार चलाना आता नहीं है। मैं आज भी पैदल चलता हूँ। मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है, टेक्नोलॉजी नहीं आती, और मुझे झूठ बोलना नहीं आता। तो किताबें इकट्ठी हो गई, पढ़ता था। फिर क्या, जब थोड़ा नाम हुआ ना, अखबार में लिखने लगा, तो लेखक मेरे को अपनी किताबें भेजने लगा। ऐसा मानामा थे लिखो, हमारी किताब की समीक्षा करो। मैंने 300 के करीब लेख को भी लिखा। आज में आधे मर गए, आज जिंदा हैं, लेकिन उसमें सारे दिग्गज लेखक बन गए। तो मुझे खुशी होती है। और वो अभी कहते हैं, मानव व्यास जी 25 साल पहले लिखे। मैंने कृषक जी पे लिखा था। अब राजस्थानी में बचा क्या है? एक तो पढ़ लिखा है, आपका एक ग्रुप है, एक श्याम ऋषि है, तीसरा दुला राम सारण है, 3 है, भाई कुछ नहीं। राजस्थानी के नाम पे कुछ नहीं है। 5 फर्जी संस्थाएं हैं जिनको मान्यता दे रखी है केंद्रीय एकेडमी ने, उसी के मेंबर चुनते हैं संयोजक। मैं नाम भी बता सकता हूँ। नहीं, नाम बताइए, उसे ध्यान ही है सारा न सुनना। संस्था है ही नहीं, जेब में संस्था नाम है, और वो रजिस्टर्ड है केंद्रीय साहित्य अकेडमी से, और वो मिलकर के चुनती है संयोजक, और वो संयोजक 5 साल 1-1 लाख के पुरस्कार बांटता है। क्या खेल हो रहा है? मतलब साहित्यकार कुएं का मेंढक है वे, वो इसमें भागीदार है। वो साहित्य की संरचना में आगे नहीं काम कर रहा है। वो तो अपना, मेरी पहचान बन जाए, मेरी मान्यता हो जाए, मेरे इधर उधर अध्यक्षता हो जाए, प्रयास थोड़ी होता है। ऊपर कमरे में भी बहुत सारा अखबार, कटिंग, पत्र, पत्रिका वहां भरी पड़ी है। ऐसा है जी। अब जीवन भर का काम है। 1962 से लेकर के अब तक का देख लो आप। 2-2 4-4 मेरी लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है। हिंदी की, उर्दू की, संस्कृत की, राजस्थानी की अच्छी किताबें। तो राजस्थानी की करीबन 5-1 हज़ार किताबें तो मैंने श्याम ऋषि को दे दी है, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति को दे दी। मेरे को रखने की जगह नहीं है। फिर बारिश आती है, पानी टपकता है, किताबें भीगती हैं, तो मैं रैक खरीद के लाया। 10-12 रैक, 15 रैक भर रखी है। तो जितना हूँ इतने तो बचा रहा हूँ, और कोई ऐसा सुपात्र मिल नहीं रहा है यार जिसको मैं दे दूँ। मन्ने किए मानो थे किताब के मामले थाने बार में कि ये भी श्री जानू नहीं यार। मैं बताऊँ आपने, मैं पात्र हूँ। मैं तुम्हारी एक बात से अच्छी लगी, तुम मुझसे पहली बार मिले थे। तुम जिज्ञासु हो, और तुम जुनून है तुम में, और से अलग चलते हो। ये मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ये लकीर का फकीर नहीं है यार, तुम्हारे जुनून को और तुम्हारी एकला चालो रे। तुम, वो एक ही बात कहूँगा, तुम खूब अच्छा पढ़ो यार। पढ़ूंगा। और कुछ लिखो भी, यात्रा संस्मरणी लिखो, व्यक्तियों के बारे में भी लिखो। तुम ऐसे मुझसे मिले, ये तो मैंने मेरी कहानी बताई टुकड़ों। अब तुम इम्प्रेशन लिखो, ये कैसा इंसान है। जब मैं इनसे मिला, तुम तो कई के पॉडकास्ट कर रहे हो। तुमने वो व्यक्ति कितना गहरा है, साहित्य में कितना डूबा हुआ है, या केवल बातों नहीं है। भाई आपके जीवन का जी पदयात्रा है ना, इसके कोई प्रमाण तो हो गई यार। मैंने राजस्थान में साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन को पंचायत समिति स्तर तक पहुंचा दिया, और उसके बोर्ड की नाम की कमाई कर रहे लोग। फूलचंद गंगाराम की दुकान की तरह। फूलचंद माल वो थोड़ी मिल रहा है वहाँ, नाम है बस। तो लेखक की प्रतिष्ठा उसके शब्दों से बनती है, उसकी विश्वसनीयता बननी चाहिए पहले कि ये भाई विनोद है, ये काम नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपने यकीन दिलाऊं
कि मैं ईशो कोई नहीं करे और सुनो, बढ़िया में। हाँ मैं तो रहूं नहीं रहूं, हाँ। लेकिन तुमको खुद को संतोष होगा हाँ ठीक है, कि मैं अकेला था लेकिन ईमानदार था। बहुत बढ़िया बात। साहित्यकार मन से हमेशा अकेला होता है। मैं एक गीत है मेरा, अजनबी से भीड़ में रहते हुए खोजते अपनत्व की परछाइयाँ, दूर से आए निमंत्रण पत्र में देखते विश्वास की गहराइयाँ। इतना अविश्वसनीय समाज हो गया है, कौन अपना है कौन पराया है, कैसे विश्वास करें। आपका मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, गांधी जी कहते थे ना। तो जीवन दर्शन कैसे समझे आपका? मेरे से कोई पूछे, मैं भी यही कहूँगा मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। लेकिन जीवन क्या है आपका? अब मैं समझता हूँ कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिए है जी, मेरी अपनी जड़ बताई आपको। मैं इस बात में ही खुश हूँ कि किसी का उधार नहीं मेरे ऊपर। मैं इस बात से ही खुश हूँ कि मैं कहीं जाने आने की जल्दी में नहीं हूँ। मैं इस बात से ही खुश हूँ कि पैसे दे के किताब छपा रहा हूँ कि दुनिया का धंधा है। समय के साथ है, वो भी क्या करे, कैसा बाल बच्चे भी तो हैं। अब मुझे पेंशन मिलती है, मैं उससे अपने स्वाभिमान को बचाएगा। किसी का उधार नहीं है, कोई मन में दयनीयता नहीं है। जो भी रूखा सूखा है, मैं इस उम्र में भी सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ जब तक हाथ पैर चलते। कोई ऐसा आराम नहीं है, जैसा हूँ वैसा हूँ। वो भी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता ने, जैसा कहता है वैसा लिख और जैसा लिखता है वैसा दिख। तो लेखक में इतना छद्म, इतना व्यक्तिवाद, इतना व्यक्तिगत लाभ हानि का हिसाब फैल गया है, तो पूंजीवाद क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? आज मजदूरों के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे बंद हो गए। राशन खा करके आदमी वोट दे रहा है सर। मैं आध्यात्मिक चेतना रखता हूँ। पुरातन को कब तक गाओगे यार? लोक राज आया है मेरे देश में, भारत की परिभाषा लिखने जा रहे। नूतन और पुरातन के संघर्ष में अधुनातन का अर्थ बताने जा रहे। ये मेरा गीत है। आपको एक इंडिपेंडेंट थर्ड लाइन बनानी पड़ेगी। अब जैसे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, नेहरू जी की किताब है, और एक वो है भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ। आप दो किताबें पढ़ी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप पैनोरामा व्यापक मिलेगा। समाजवाद मनुष्य का मूल स्वभाव है। समानता का सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति का स्वभाव है। आदिम काल से भी मनुष्य मिलकर रहता था, जाति थोड़ी थी उस समय। ये जाति वर्ण, ये वर्ग भेद सारे हमारे विकास ने बनाए कि हाउ टू गवर्न देम, इन भेड़ों पे कैसे राज करें। उस समय शिक्षा भी नहीं थी। अम्बेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने संविधान का एक इतना बड़ा व्यापक आधार खड़ा किया। अम्बेडकर तो संयोजक थे उस प्रारूप को लिखने वाली, बनाने वाले समिति। उसके पीछे संविधान सभा थी जिसमें सभी जाति धर्म सभी क्षेत्रों के लोग थे। संविधान सभा में जो महीनों बहस चली, तब जाके चीज़ें चुनी गई। और मेरा ये मानना है कि अम्बेडकर ने जो संविधान का वो, मैंने जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो मैंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भाईचारा नाम से एक मुहिम शुरू की।
और वो भाईचारा फाउंडेशन मेरा विचार का एक केंद्र बिंदु बन गया, आज भी है वो। भाईचारा फाउंडेशन राजस्थान के नाम से काम करता है। तो ये फंडामेंटल्स आपके ईमानदार होने चाहिए। आप मेरे से बातें कर रहे हो, जाके जाति के कुएं में पड़ोगे जाके, तो क्या मतलब होगा? अम्बेडकर ने हिंदू स्त्री से शादी